हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ एवेल्युएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ last batch, right? So if you're looking to join, please do contact us on sleepy.classes@gmail.com. Now after the liberal and Marxist perspective come the subaltern या the Dalit perspective. Now we have seen कि एक ही नेशनल स्ट्रगल को कितने कितने डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर जो है डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल ऑफ थॉट, डिपेंडिंग ऑन योर आइडियोलॉजी कंसीव किया जा सकता है एंड समझा जा सकता है, ठीक है। और इसी स्कूल के अंदर अब एक जो नया डायमेंशन ऐड किया जाता है दैट इज बाय द सबऑल्टर्न और द दलित पर्सपेक्टिव। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए लिबरल जो ट्रेडिशन था उसके काफ़ी डीप और काफ़ी ओल्डर एंटीसीडेंट्स थे, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वी सी जैसे जैसे मॉडर्न लिबरल थॉट जो है पर्कुलेट हो रहा था इंडिया में, वैसे ही जो है ये पर्सपेक्टिव बढ़ता जा रहा था। देन वी हैव द कमिंग अप ऑफ द मार्क्सिस्ट स्कूल जो कि 1920s ऑनवर्ड शुरू हो गया। नाउ सबऑल्टर्न या दलित पर्सपेक्टिव जो है लिंक्ड है टू सर्टेन दलित लीडर्स। हाउएवर राइटिंग ऑन द दलित पर्सपेक्टिव इन द of the national movement started as a much later enterprise, ठीक है। and very importantly unlike the Marxist approach and unlike the liberal approach, ठीक है, यहाँ पे क्या है जो subaltern and दलित perspective है, अब उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ द टॉप डाउन अप्रोच जहाँ पे आप इंडियन लीडरशिप, इंडियन पेक्यूलैरिटीज, हर किसी को इस तरह से देख रहे हो, ऊपर से नीचे से देख रहे थे, अब जो है यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑफ कल्चर्स एंड पीपल विद इन द सोसाइटी एज वेल, ठीक है। आपने ये तो मान लिया कि इंडिया के अंदर पेक्यूलैरिटीज एंड कल्चरल जो है स्पेसिफिसिटीज एग्जिस्ट करती हैं, बट ये कल्चरल स्पेसिफिसिटीज लोगों के अंदर किस तरह से जो है डिविजन्स करती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कास्ट विच इज़ अ फीचर विच इज़ पेक्यूलियर टू इंडिया। तो ये कास्ट के बेसिस पे फ्रीडम स्ट्रगल को कितनी डिफरेंटली इम्पैक्ट हुआ, राइट, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंस्टेड ऑफ द टॉप डाउन अप्रोच विच द मार्क्सिस्ट एंड द लिबरल ट्रेडिशन टॉक ऑफ, नाउ सडनली अराउंड द 1980s यू हैड सबऑल्टर्न स्कॉलर्स लुकिंग एट द दलित पर्सपेक्टिव एंड किस तरह से द डिप्रेस्ड क्लासेस, द लोअर कास्ट्स, इनकी पार्टिसिपेशन या लैक ऑफ पार्टिसिपेशन थी इन द मूवमेंट। गोपाल गुरु जो है, अब इनके काम को हमने पहले भी देखा हुआ है, इनका काम ऑफ डेरिवेटिव देसी एंड बियॉन्ड। ही सेज दैट व्हेन यू थिंक ऑफ
nationalist writing, when you think of writings around India's freedom struggle, आप जो various perspectives हैं उनको 3 typologies में divide कर सकते हैं. These typologies are firstly derivative. Derivative की जहाँ तक बात हुई, ये दोनों ही liberal tradition में भी available हैं and Marxist tradition में भी available हैं, right? Why? Because essentially दोनों ही liberal and Marxist values were an outcropping of the Western cultures. So the language in which you understood these liberal and Marxist ideas was also dominated by English language and Western values. ठीक है, वहीं on the other hand, देसी का idea क्या था? These looked back at the Indian tradition and Indian cultural norms and एक तरह से आपको बताने की कोशिश करते थे that we do not have to invoke liberal or Marxist values to claim freedom. हम invoke करेंगे the fact कि हमारी indigenous culture, हमारा tradition was always better than yours and therefore we deserve freedom. ठीक है, these are the thoughts which are often associated with people like Govalkar, people like V.D. Savarkar and so on so forth. ठीक है, अब वो कहते हैं apart from these two traditions of derivative and desi, there was a tradition of beyond. और ये beyond की कैटेगरी में कौन आते हैं? सबाल्टर्न या दलित पर्सपेक्टिव. किस तरह से ये कहते हैं कि ये जो आइडियाज बताते हैं, now this is very important, उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है. He says that it is based on a negative language which transcends into normative form of thinking. इसका मतलब क्या है? नेगेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? ठीक है, नेगेटिव लैंग्वेज का मतलब हुआ द फैक्ट कि अब देसी के अंदर क्या हो रहा था, हम बात कर रहे हैं भारत माता की, हम बात कर रहे हैं इंडिया एज अ गोल्डन स्पैरो की. सिमिलरली डेरिवेटिव के अंदर भी जो है यही चीज़ें जो है निकल के आ रही थी, जहाँ पे हम बोल रहे थे इंडिया कैन बी एन एनलाइटेंड स्टेट, वी हैव अ लॉन्ग सक्सेसफुल हिस्ट्री, वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस, राइट? वी वांट अ डेमोक्रेटिक लिबरल इंडिया. हाउएवर दलित पर्सपेक्टिव जो है अब यहाँ पे नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था. नेगेटिव लैंग्वेज किस तरह से? ये बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम अम्बेडकर के आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की कि किस तरह से उन्होंने आइडिया ऑफ अ बहिष्कृत भारत क्रिएट किया. वो कहते हैं यही जो इंडिया है ना, इसमें 2 तरह के इंडियाज रहते हैं. एक तो है प्रबुद्ध भारत या इनलाइटेंड इंडिया, और ये इनलाइटेंड इंडिया किसके पास अवेलेबल है? दी अपर कास्ट, अपर क्लास के पास अवेलेबल है. वहीं ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर एक्सट्रीम एग्जिस्ट योर बहिष्कृत भारत, जिसको जो है इग्नोर किया हुआ है, जिसको ओप्रेस किया हुआ है, जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड दिस इज द इंडिया विच इज इनहैबिटेड बाय द डिप्रेस्ड क्लास, by those on the margins, by the दलित्स, राइट? तो ये कहते हैं कि ये बहिष्कृत भारत को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है. आप ये जो बात करते रहते अरे हम एक इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारा हिंदू कल्चर देखो, ये देखो, वो देखो, क्या आपने उसी कल्चर के अंदर जो ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन साथ में चलता आ रहा है, हैव यू एवर बॉदर्ड टू लुक एट दैट? नो यू हैवंट. ठीक है, एंड सडनली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बहिष्कृत और ऐसे वर्ड्स क्या है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं. सिमिलरली ज्योतिराव फूले, अगेन अ ग्रेट दलित रिफॉर्मर एंड लीडर, उन्होंने बात की थी, उनकी एक किताब है बहुत फेमस जिसमें उन्होंने, जिसका नाम ही क्या था, गुलामगिरी. गुलामगिरी क्या है? स्लेवरी. ठीक है, गुलाम है. और एक गुलाम कौन है? जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित हैं, जिनसे बॉन्डेड लेबर कराया जाता था, हु वर सेंट एज देवदासीज टू टेम्पल्स, हु हैड नो एजेंसी ओवर ईदर देयर बॉडीज और द वे दैट दे कुड लिव देयर लाइव्स. ठीक है, तो सडनली इंस्टेड ऑफ गोल्डन चिड़िया एंड भारत माता, अब क्या है, ये देश है गुलामगिरी का. ठीक है, तो अब ये नेगेटिव लैंग्वेज जो है ये यूज की जा रही थी, जहां पे अब ये कह रहे हैं दैट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू कॉम्बैट द ब्रिटिश कॉलोनाइजर बट द कॉलोनाइजर विद इन. तो ये जो अपर कास्ट, अपर क्लास लोग हैं जो हमको सेंचुरीज से कॉलोनाइज करके बैठे हैं, राइट, एंशिएंट इंडियन टाइम से जो है कॉलोनाइज करके बैठे हैं, इट इज ऑल्सो टाइम टू फाइट अगेंस्ट देम, राइट. सो ये आइडिया जो है बिकम्स
वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव इमेजिनेशन थी इंडिया की, जो कि इन दलित लीडर्स ने पॉइंट आउट की कि आपको जो सब अच्छाई दिखती है, ये एक प्रबुद्ध भारत की जो है एक मिरर इमेज, एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट इमेज भी है, विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द बहिष्कृत भारत, और एज ज्योतिबा फूले रोट दैट इट इज द इंडिया विच इज एन इंडिया ऑफ गुलामगिरी, ऑफ स्लेवरी ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि इन्होंने पॉइंट आउट किया। सुदीप्तो कविराज जब इन्हीं दलित लीडर्स और इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी देखते हैं तो एक जो चीज स्टैंड आउट करती है विद इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज द फैक्ट दैट इट वॉज लेड बाय मोस्टली upper caste, upper class leaders. ठीक है, and what did they tend to do? They tended to marginalize certain sections of population from the entire movement. एक और चीज जो सुदीप्तो कविराज यहाँ पे बात करना चाहते हैं is the एक तरह से break between reform of politics and society. एंड दिस इज समथिंग दैट वी सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, अब हम बोलते हैं, जब हम 1857 के रिवोल्ट को भी एनालाइज करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वन ऑफ द रीजंस फॉर द रिवोल्ट वाज द फैक्ट दैट द ब्रिटिश वर ब्रिंगिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट एरिया। सो सडनली विमेन के रिगार्डिंग जो है वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, री मैरिज के रिगार्डिंग जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, विद रिगार्ड टू कास्ट सिस्टम जो है नई नई चीजें आ रही थी। राइट, सो इनको क्या लगा, अब अ लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग दैट द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आर नाउ इंटरफेयरिंग विद द सोसाइटी। तो 1858 में ही जब प्रोक्लेमेशन आती है, वन ऑफ द थिंग्स दैट अब वो कहते हैं कि यू लीव द इंडियन सोसाइटी अलोन। राइट, दे डोंट माइंड बीइंग अ पॉलिटिकली केज्ड कंट्री। उनको कोई परवाह नहीं है कि पॉलिटिकली वो कॉलोनाइज हो गए हैं, उनकी सोसाइटी को तुम छोड़ दो, उनके जो पर्सनल रूल्स है, पर्सनल लॉज है, पर्सनल नॉर्म्स हैं, उनके अंदर अगर तुम नहीं इंटरफेयर करते हैं, सो इंडियंस विल गेट इमोशनल अबाउट इट। राइट, तो सुदीप्तो कविराज यही पॉइंट आउट करते हैं कि एक तरफ पॉलिटिकल मूवमेंट तो बहुत अच्छी चल रही थी, बट दे नेवर सॉट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी। इनफैक्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आईएनसी ने ही ये बोल दिया था कि जो सोशल रिफॉर्म्स का आइडिया है आप उसको दूर हटा के रखो, लेट्स नॉट मिक्स अप पॉलिटिक्स विद सोसाइटी, बिकॉज लाइक द ब्रिटिश द आईएनसी हैड आल्सो रियलाइज दैट पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसमें फ्रैक्चर्स आ जाएंगे अगर हम सोसाइटल नॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स की जो है बात करने आते हैं। तो कविराज बोलते हैं दैट अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज वे सोशल रिफॉर्म्स गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्ट्रगल। राइट, अब फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अफ्रीका के केस लेते हैं, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट भी चल रहा था, बट देयर वाज आल्सो ह्यूज मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड। राइट, वो अलग बात है कि वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम चलती ही रही वेल इनटू द 90s, बट द आइडिया दैट इट वाजंट एवर ट्रूली डिसएंगेज्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर ये आइडिया जो है बहुत ही पेक्यूलियर है कि इवन द डोमिनेंट पार्टी लाइक आईएनसी अंडरस्टूड कि भैया सोसाइटी के साथ जो है हम छेड़खानी नहीं करेंगे ज़्यादा। राइट, पार्थो चैटर्जी यहीं पे जो है एक और बात करते हैं, वो कहते हैं जितना भी आप नेशनलिस्ट डिस्कोर्स देखते हैं ना, वो हिस्ट्री की बात करता है बट इट इज़ अपॉलोजेटिक इन सब्सटेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडियन मूवमेंट जितनी भी थी ना, इट ट्राई टू डेवलप इन द वे दैट नेशनलिज्म हैड डेवलप्ड इन वेस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, वेस्ट के अंदर भी नेशनलिज्म की आउटक्रॉपिंग किस तरह से हुई कि भैया हम एक डिफरेंट पीपल है, हमें तुम पॉलिटिकली कैप्चर करके बैठे हो, हमारी कोई से नहीं है, वी वांट डेमोक्रेसी, वी आर अ पीपल हु शेयर अ सर्टेन लैंग्वेज, कल्चर, अ सर्टेन रिलीजन, कोई भी चीज़ है जो कि उनको बांध के रखती है। राइट, हाउएवर एक चीज जो पार्थो चैटर्जी बोलते हैं, वो कहते हैं वाइल वी वर इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, इसका ये मतलब नहीं हमने पूरा का पूरा नेशनलिज्म जो है वो बाहर से ही अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब इंडियन नेशनलिज्म इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म जो है इसके अंदर आपको वेरियस फैक्शंस भी देखने को मिलते हैं। इंडियन नेशनलिज्म में आपको स्पिरिचुअलिटी भी देखने को मिलती है जो कि आपको वेस्ट के नेशनलिज्म में नहीं देखने को मिलती। एक और चीज जो कि सुदीप्तो कविराज आगे रखते हैं विद रिगार्ड टू देसी थॉट, अब यहाँ पे बात हो रही है देसी थॉट का क्या मतलब है, जो कि
इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू से आइडियाज लाइक कि आप खुद तो वेस्ट में लिबर्टी इक्वालिटी फ्रिटर्निटी की बात कर रहे हैं, इंडिया में आप ऑपरेशन करके बैठ गए हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वेस्टर्न वैल्यूज एज इंस्पिरेशन, देसी वैल्यूज क्या करती थी, दे यूज टू लुक बैक एट द रिच एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर। सो दे यूज टू से ये वेस्टर्न लोग, ब्रिटिश लोग क्या कह रहे हैं, दैट दे आर हियर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन। वी यूज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, इट इज वी दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम एंड नॉट वाइसा वर्सा, ठीक है। तो यही बात वो कह रहे, कहते ये क्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू रिवर्स द लॉजिक ऑफ ओरिएंटलिज्म। ये हमने पहले भी बात की है, दैट दे वांटेड टू टेल द वेस्ट दैट इट इज नॉट अस हु इज लेसर देन यू, it is in fact you who has forgotten all the things that we have taught you and all the things we are still capable of teaching you. Secondly, वो कहते हैं कि यही जो इंडियन थॉट है, राइट, इसको देसी क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज इट इज सेल्फ रेफरेंशियल। सेल्फ रेफरेंशियल का क्या मतलब है कि ये अपनी ही हिस्ट्री को देखता है। अब डेरिवेटिव क्या कहता है, it looks at Western scholars, people like Locke, people like J.S. Mill, people like Marx, right, to say अरे वाह कि देखिए आपकी वेस्टर्न स्कॉलर्स ही कितनी अच्छी अच्छी बातें करके गए, आप वेस्ट में तो इन्हें अप्लाई कर रहे हो, हमारे यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। ऑन दी अदर हैंड ये क्या करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना दी आइडियाज, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने बोला दैट यू गो बैक टू द वेदास, दे लुक टू देयर ओन सेक्रेड टेक्स्ट, दे लुक टू देयर ओन कल्चर, दे लुक टू देयर ओन सिविलाइजेशनल वैल्यूज टू से कि हम इन सारी चीज़ों से लर्न कर रहे हैं एंड हम इन चीज़ों की बात करना चाहते हैं, राइट। सो वी वॉन्ट टू गो बैक टू आवर वेदास, और वी वॉन्ट टू क्रिएट अ राम राज्य, और वी वॉन्ट द काइंड ऑफ रूल दैट अशोक हैड प्रोमिस्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी देसी थिंकर्स लाइक विवेकानंद, गोवलकर, सावरकर, इन सब ने इनकरेज की थी। On the other hand, Dalit perspective is something which comes across through leaders like, very importantly, B.R. Ambedkar, Jyotirao Phule and Periyar, right? E.V. Ramaswamy Naikar, who's regarded one of the greatest Dalit thinker, one of the greatest leaders and thinkers in South India. Even though he belonged to a higher caste, ठीक है, बट उनके वैल्यू सिस्टम एंड उनकी थिंकिंग इस तरह से थी दैट ही ब्रोक टाइज विद हिज सोशल बैकग्राउंड एंड बिकेम अ लीडर ऑफ द लोअर कास्ट par excellence, right? अब दलित पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ द काइंड ऑफ यूनिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो कि दोनों लिबरल मूवमेंट और आपकी देसी मूवमेंट जो है वो दिखाने की कोशिश करती है कि भैया द इंटायर इंडिया वाज यूनाइटेड इन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, दलित पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देयर वाजंट वन नेशनलिस्ट मूवमेंट, बट इन फैक्ट उनके अंदर भी देयर वर मल्टीपल फ्रैक्शंस, राइट, देयर वर मल्टीपल फैक्शंस एंड देयर वर लॉट्स ऑफ माइनर फ्रीडम स्ट्रगल्स गोइंग ऑन, ईच बिलोंगिंग टू अ सर्टेन काइंड ऑफ सोशल ग्रुप। यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ। Now you must have heard of the Bhima Koregaon incident, right? 2018 काफ़ी चर्चा में था जब यहाँ पे जो है एक कलेक्शन हुई थी of people and it led to violence because of which a number of activists were also arrested. अब ये भीमा कोरेगांव स्ट्रगल क्या है, ये डे क्या है, ये कमेमोरेशन क्या है? बेसिकली 1818 में एक बैटल हुई थी जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी which had a large number of Mahars. Mahars were the lower caste to which even Ambedkar belonged, right? They actually fought against and defeated Peshwa Bajirao II की army. And अब ये इतनी सेलिब्रेशन क्यों मानी जाती है, even though they were in one way supporting the colonizer? बिकॉज उनका मानना था कि हमें तो क्या ही हो रहा था, वो मराठा एम्पायर जो था ऑफ द अपर कास्ट पेशवा रेजीम, the Mahars saw the Peshwas as being greater oppressors, right, who exploited them, who oppressed them, who put them under bonded labor, right? तो ये जो है एक तरह से एक विक्ट्री ऑफ द दलित्स मानी जा रही थी अगेंस्ट द अपर कास्ट। एंड इनफैक्ट 1928 में बी आर अम्बेडकर ने इसी स्पॉट पे एक कमेमोरेशन होल्ड की, सेरेमनी होल्ड की, एंड तब से ये जो सेरेमनी है ये मनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। एंड ये क्या थी, इट इज़ सीन एज अ फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ असर्शन जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी एग्जिस्ट कर रहा था, विच ट्राइड टू वॉइस द असर्शन ऑफ द दलित्स, ठीक है। गेल ऑमवेट जो है उसी तरह से बात करते हैं विद इन द लार्जर नेशनल मूवमेंट
एक सेपरेट ऑटोनॉमस दलित मूवमेंट भी चल रही थी. एंड ये कहते हैं ये दलित मूवमेंट इन फैक्ट हैड टू फेस many more enemies and many more hurdles than the larger nationalist movement. ये कहते हैं क्योंकि ये 3 काइंड ऑफ oppressive forces के साथ लड़ रही थी. कौन थी ये 3 oppressive forces? पहले तो द कास्ट रिडन हिंदू सोसाइटी. ठीक है, ये जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो कि उनको कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा था, उनको कंटिन्यूसली ऑप्रेस्ड रख रहा था, पहली चीज़ तो वो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे. देन दे सेड जो एक हेजेमोनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल बनाने की कोशिश की जा रही थी अंडर द आईएनसी विच वॉज अगेन लेड बाय द अपर कास्ट एंड अपर क्लास, राइट, ये उसके अगेंस्ट भी जो है अपनी असर्शन कर रहा था. राइट, वाई? बिकॉज दे सेड कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर क्लेमिंग कि हम एक डेमोक्रेटिक इक्वल कंट्री बनाना चाहते हैं, आप अपनी ही रिप्रेजेंटेशन देखो, अपनी ही पार्टी में आपकी डोमिनेशन इज बाय द अपर कास्ट एंड अपर क्लास, तो आप हमें क्या रिप्रेजेंट करोगे? एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि इनका एक नेचुरल अलाय होना चाहिए था, कंसिडरिंग बोथ ऑफ देम वांट टू फाइट ऑप्रेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कम्युनिज्म डज नॉट बिलीव इन रिलीजन एंड देयरफॉर कास्ट, उनके लिए क्लास वाज द main topic of unifying people rather than caste. Because of this they didn't even have an ally in the communist movement. ठीक है, तो दलित मूवमेंट जो थी एक तरह से उन्होंने बोला कि ये जो आइडिया ऑफ अ नेशन है, हमने अम्बेडकर के अंदर भी पढ़ा था, अम्बेडकर जिस तरह से बोलते कि इंडिया एंशिएंट टाइम से भी कभी एक यूनिफाइड नेशन एग्जिस्ट ही नहीं किया. देयर वाज द ब्राह्मणिकल नेशन विच वाज एग्जिस्टिंग फॉर द ब्राह्मण्स एंड देन देयर वाज द नेशन फॉर ऑल द अदर कास्ट्स. राइट, तो कभी एक यूनाइटेड कंट्री तो था ही नहीं. इट वाज ऑलवेज अ वेरी कास्ट divided caste specific nation which used to exist. right, साथ ही में फूले जो है इनफैक्ट यही बात कहते हैं कि अगेन using the negative language he calls the kind of space in which the depressed classes live, he calls that Balistan. इज लाइक इस देश में बलि किसकी चढ़ी है? बेचारे हमेशा जो डिप्रेस क्लासेस रहे हैं, तो भील, शूद्रास, अति शूद्रास, कोलीज, इन सब की कब से बलियां चढ़ती जा रही हैं. तो कहते जब तक ये सारे लोग जो कि बलिस्तान में रहते हैं, जब तक इनको एजुकेशन नहीं मिल जाती, जब तक इनकी एम्पावरमेंट नहीं हो जाती, तब तक इंडिया एक नेशन बन ही नहीं सकता. ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उन्होंने इसकी बात की थी. आनंद तेंटलतुम्ब, again who's a Dalit activist, again someone who's been put behind bars, right, he said that यही जो एक हेजेमनी थी ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि अपर कास्ट इंडिजिनियस कैपिटलिस्ट लीड कर रहे थे, राइट, वो was seen as being brahmanical elements. राइट, दलित मूवमेंट क्या कहती है? दलित मूवमेंट अब क्यों इट यूजेस वर्ड्स लाइक बहिष्कृत भारत और वर्ड्स लाइक बलिस्तान और वर्ड्स लाइक गुलामगिरी? वो कहते हैं देखिए, अब जो नेशनलिस्ट हेजेमोनिक स्ट्रगल है जो आईएनसी एंड बाकी लिबरल लीडर्स कर रहे हैं, उनके पास कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है? उनके पास इंग्लिश अवेलेबल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स वर लीडर्स हु वर एजुकेटेड इन गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वेंट टू कॉलेजेस, वेंट टू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, एंड दे वर फेमिलियर विद दीज वेस्टर्न वैल्यूज एंड दे वर फेमिलियर विद द काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसके अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे. जो देसी मूवमेंट थी लेड बाय पीपल लाइक विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सावरकर, गोवलकर, दीज आर ऑल अपर कास्ट पीपल, राइट, दे ऑल बिलोंग टू द काइंड ऑफ कास्ट जहाँ पे इनको संस्कृत लैंग्वेज वॉज अवेलेबल. दलित्स को तो संस्कृत भी नहीं सिखाई जाती थी, उनको वेद भी नहीं पढ़ाए जाते थे, राइट. सो now these desi people, the desi scholars could go back to the Vedas or the Upanishad or all these religious texts. Why? Because इन्हीं की कास्ट को अलाउड था उन्हें पढ़ना. दलित, शूद्र, अत्रि शूद्र को तो इनको छूने नहीं देते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, राइट. तो ये कहते हैं इनके पास संस्कृत एज अ लैंग्वेज का मीडियम भी अवेलेबल नहीं था, राइट. सो नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग द लैंग्वेज दैट दे वर फेमिलियर विद. जैसे अब हम बोलते हैं ना, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का वन ऑफ द रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी वाज व्हाई? बिकॉज दे यूज्ड टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दे यूज्ड टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, इन पाली, इन प्राकृत, जिसके साथ लोग जो है फेमिलियर थे, नॉट संस्कृत विच वॉज ओनली अवेलेबल टू अ वेरी स्मॉल बंच ऑफ पीपल. तो उसी तरह से यही जो बियॉन्ड की कैटेगरी है ऑफ दलित मूवमेंट, वो ये नेगेटिव लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दिस इज वॉट दे हैड
अवेलेबल। ठीक है, साथ ही में महाड़ सत्याग्रह की अगर हम बात करें, महाड़ सत्याग्रह नाउ इज रिगार्डेड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट अंबेडकर, अगेन आपको याद होगा हमने अंबेडकर के थॉट में महाड़ सत्याग्रह की बात की थी जो कि 1927-28 में हुआ था। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि वहाँ पे एक जो वाटर टैंक है वहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए जो दलित है उनको भी। Now, instead of looking at the national movement or instead of seeking support from the leaders or from the leaders of the community, Ambedkar realized कि भैया ये तो हमको कभी सपोर्ट नहीं करने वाले। Why? Because now we are fighting a social war and अब we are people who are Mahars, right? We are not इकोनॉमिकली वेरी रिच, सोशली तो हमको वैसे ही इन्होंने इतना डिप्राइव किया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, अब ये सत्याग्रह क्यों करते हैं? सत्याग्रह नॉट बिकॉज ही बिलीव लाइक गांधी के हो ट्रूथ, अहिंसा, सच ग्रेट वैल्यूज। इसलिए हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है और अगर हम लॉ भी वायलेट करने लग गए तो अलॉन्ग विद दिस अपर कास्ट एंड अपर क्लास वी विल ऑल्सो हैव टू फाइट द ब्रिटिश, राइट। सो इसलिए इनफैक्ट ही बिलीव्स कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट था, बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ रूल ऑफ लॉ, दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द दलित्स टू फाइट फॉर देयर ह्यूमन राइट्स, फॉर एप्लीकेशन ऑफ इक्वल लॉ टू देम ऑल्सो, टू नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द हायर कास्ट। एंड दैट इज वाई स्टेट एंड लॉ इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ऑप्रेसिव इंस्ट्रूमेंट उनके लिए क्या बन जाता है? उनके लिए एक एम्पावरिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, राइट। तभी हम क्यों बोलते हैं अब अंबेडकर इतने प्रो यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स पॉलिटिकल एक्शन क्यों थे? बिकॉज ही फाउंड लॉ वेरी एम्पावरिंग, बिकॉज एंशिएंट लॉ, एंशिएंट कस्टम्स तो डिप्रेस क्लासेस को हमेशा दबा के रखते थे, राइट। एंड सो दिस इज वाई ही वांटेड लॉ to become the main weapon of social change, and this was the kind of social change that he was also trying to encompass within the Indian constitution। ठीक है, तो ये बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। यहीं पे अगेन एंटर्स गोपाल गुरु हु देन टॉक्स अबाउट द पीपल फ्रॉम मार्जिन, द यूज ऑफ दिस नेगेटिव लैंग्वेज, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि उनको पास संस्कृत नहीं उनको पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे बेचारे दलित के पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो जाएं और पढ़े, राइट। अंबेडकर हैपेंड टू बी एन एक्सेप्शन बिकॉज ही वाज ब्रिलियंट, राइट, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज द महाराजा ऑफ बरोड़ा gave him that scholarship that he was able to go to Columbia, right। And yet after being a doctor from a university like Columbia, he had to face so much discrimination when he comes back to the country, right। And that is why they resort to this negative or grotesque language to assert their difference, right। तो वो बोलते हैं कि हाँ जी गुलामगिरी एग्जिस्ट करती है, राइट, बहिष्कृत भारत एग्जिस्ट करता है, राइट, तुम प्रबुद्ध भारत में रहते हो बट हमें उस भारत में एंट्री अलाउड नहीं है, राइट। गांधी कैन क्लेम कि हाँ जी हम जाके हरिजन कॉलोनीज में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, उनके साथ काम करेंगे एंड इसके थ्रू जो है हम बड़े हो जाएंगे, राइट। ही सेज अपर कास्ट कैन वेरी इजीली मूव फ्रॉम वन स्पेस टू द अदर। आप जब आते हैं यहाँ बहिष्कृत कॉलोनी में, ठीक है, आपको अलाउ किया जाता है क्योंकि हमारे पास पावर ही नहीं है टू स्टॉप यू। बट इज अ हरिजन अलाउड टू एक्चुअली एंटर एन अपर कास्ट कॉलोनी and do whatever he pleases there? No. So it is your caste which determines the places that you can enter and the places that you are banned from, right? And this is what informs their language as well. So he says it is very easy for you to say कि अरे नहीं नहीं आप जो है इतने assertive ना हुई या आप अपने difference इतने assert ना कीजिए, we want to be kind, we want to be generous, right? Why? Because even showing generosity is a form of power. Generous कौन होता है? जिसके अंदर capability है to be generous, राइट। अब हम क्या बोलते हैं कि चैरिटी कौन करेगा? जिसके पास खुद कुछ पैसा है देने को वही करेगा ना। सो दैट पर्सन ऑलरेडी इंजॉयज अ प्लेस ऑफ पावर। इसीलिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक काइंडनेस एंड ट्रस्टीशिप, यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर, अ प्लेस दैट इज बीइंग डिनाइड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू यूज दिस ग्रोटेस्क लैंग्वेज टू एक्चुअली मेक द अपर कास्ट अवेयर दैट दिस इज ऑल्सो द इंडिया दैट एग्जिस्ट एंड जिसको तुम जो है एयर ब्रश करना चाहते हो। एंड यही आइडिया जो है इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू कंटेम्पररी इंडिया, राइट, द इंडिया दैट यू वांट टू एयर ब्रश, राइट। सो इसको जो है यही आइडिया को विद इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस इज समथिंग दैट द सबऑल्टर्न और द दलित पर्सपेक्टिव वाज ट्राइंग अगेन एंड अगेन to assert and reassert, right? So this is your subaltern perspective towards the freedom struggle.